नमस्कार। तो इन क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू किया जा रहा था। अब देखिए, बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य बढ़ने लगे। बंग भंग आंदोलन के बाद तो युवाओं की इसमें विशेष जुड़ाव देखने को मिला और ऐसी स्थिति में इन क्रांतिकारियों ने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने पर ध्यान देना शुरू किया। बम बनाने की कला सीखनी शुरू कर दी और ऐसी स्थिति में कई प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है षड्यंत्र करने शुरू किए थे। उस समय जब 1908 में मुजफ्फर में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को खत्म करने के लिए बम फेंका था, तो किंग्सफोर्ड पहले कलकत्ता में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट रह चुका था और उसने क्रांतिकारियों को बड़े अमानवीय दंड दिए थे। विभिन्न समाचार पत्रों में उनके बारे में लेख छपे थे। एक क्रांतिकारी सुशील कुमार सेन को 15 बेटे मारने की सजा दी, जबकि उसका कोई अपराध ही नहीं था। दुर्भाग्यवश जिस घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका गया वह किंगफोर्ड की गाड़ी से मिलती जुलती मिस्टर कैनेडी की गाड़ी थी और गाड़ी में उसकी पत्नी व पुत्री थी। वे दोनों मारी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी घटनास्थल से तो भाग निकले, लेकिन बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लिया और 1 मई को खुदीराम को वायनी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 11 मई 1908 को फांसी की सजा दी। प्रफुल्ल चाकी को समस्तीपुर स्टेशन पर पहचान लिया गया, परंतु जब उसने देखा कि पुलिस से बचना संभव नहीं है तो उसने स्वयं को गोली मारकर अपने प्राण त्याग दिए। क्रांतिकारियों ने नंदलाल नामक पुलिस दरोगा को, जिसने खुदीराम को पकड़ा था, गोली से उड़ा दिया और इस घटना के बाद कलकत्ता पुलिस ने क्रांतिकारियों के अनेक अड्डों पर छापे मारे। पुलिस ने मानिक तल्ला के कारखाने पर छापा मारकर क्रांतिकारियों के हथियार जब्त कर दिए। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में 30 लोगों पर अभियोग लगाए गए और बाद में 6-7 लोगों को सम्मिलित कर दिया गया और यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी तरह अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद क्रांतिकारी कार्यों का केंद्र ढाका बन गया। पुलिनदास और यतीन्द्रनाथ मुखर्जी क्रांतिकारियों के नेता बने। 1910 में पुलिनदास को ढाका षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया और इस केस में उन्हें 7 साल के काले पानी की सजाएं को दी गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई थी, अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए अमानवीय कार्य, भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति, भारतीयों को अकारण दंडित करना, इन तमाम कारणों से क्रांतिकारी संगठन अपनी गतिविधियां तेज कर रहे थे। तो देखिए,
महाराष्ट्र में अयोध्या सिंह के अनुसार संगठित आतंकवाद का रास्ता सर्वप्रथम महाराष्ट्र में अपनाया गया था। 1896-97 में पूना में चापेकर भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी और ये कांग्रेस के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि कांग्रेस करके या भाषणबाजी करके कुछ भी नहीं कर सकते। देश की भलाई के लिए करोड़ों लोगों को युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगानी होगी, इसलिए वे व्यायाम और शस्त्र संचालन की शिक्षा देकर ऐसे नौजवान तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो। 22 जून 1897 की रात को उन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या कर दी, जिसमें दामोदर पकड़े गए और 18 अप्रैल 1898 को इस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। 8 फरवरी 1899 को व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन द्रविड़ बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने पुरस्कार के लालच में चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाया था। इसके लिए सरकार ने व्यायाम मंडल के अनेक सदस्यों को गिरफ्तार किया था। बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, महादेव विनायक रानाडे जैसे नेताओं को फांसी दी गई थी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर हुए। विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के निकट एक गांव में चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1901 ईस्वी में उन्होंने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां क्रांति की भावना प्रसार करने के लिए अभिनव भारत नाम की गुप्त संस्था बनाई। उन्होंने दुर्गा की प्रतिमा के सामने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प लिया और ये संस्था अभिनव भारत पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई। यह संस्था सारे पश्चिम तथा मध्य भारत में सक्रिय रही। वीर सावरकर तिलक के शिष्य थे और लोकमान्य तिलक उदारवाद से अलग होकर उग्रवाद की विचारधारा से वो जुड़ चुके थे। अभिनव भारत संस्था के माध्यम से विनायक दामोदर सावरकर द्वारा विशेष तौर से जो हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बल मिला था। अंग्रेज वीर सावरकर से इतने भयभीत थे कि उन्हें सावरकर को किसी भी हालत में मुक्त नहीं करना चाहते थे। वीर सावरकर ने युवाओं को इस समिति से जोड़ा, संगठन से जोड़ा, अतः सरकार का ध्यान उनकी तरफ गया और वीर सावरकर को कॉलेज से निकाल दिया गया। परंतु बम्बई विश्वविद्यालय में उन्होंने बीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। परीक्षा पास करने के बाद
लोकमान्य तिलक की सिफारिश पर उन्हें छत्रपति शिवाजी वजीफा मिल गया और 1906 ईस्वी में वे बैरिस्ट्री अर्थात कानून पास करने हेतु लंदन चले गए और लंदन प्रवास के दौरान सावरकर ने न केवल क्रांति का प्रचार किया बल्कि उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह या क्रांति नहीं है, अपितु यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस तरह से इनका प्रभाव बढ़ने लगा। विनायक दामोदर सावरकर के लंदन चले जाने के बाद भी अभिनव भारत संस्था फलती फूलती रही। उस समय इस संस्था के पांडुरंग महादेव को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। अभिनव भारत के अलावा भी और बहुत सी गुप्त संस्थाएं बम्बई, पूना, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर आदि स्थानों में सक्रिय हैं वो रही थी। तो इस तरह कई क्रांतिकारी षड्यंत्र महाराष्ट्र में भी अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू हो रहे थे। उस समय उन्नीस 1908 में जब लोकमान्य तिलक व अन्य को 6 साल के मांडले जेल में निर्वासन से क्रांतिकारियों का आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद 1909-10 में नासिक षड्यंत्र केस चला। वीर गणेश सावरकर को क्रांतिकारी गीत लिखने के अपराध में 1909 में आजीवन निर्वासन दे दिया गया। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट ने सावरकर के मुकदमे पर फैसला सुनाया और 1909 में उन्हीं के विदाई समारोह में आयोजित एक पार्टी में उनको गोली मार दी गई। इसी तरह 1910 में विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन अंग्रेजों द्वारा दिया गया। उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया गया। उन्हें एक कानूनज्ञ की मान्यता से हटा दिया गया, किंतु उन्होंने अपने देश प्रेम तथा अंग्रेजों के शासन के प्रति घृणा में लेश मात्र अंतर नहीं आने दिया और 1921 में उन्हें तथा उनके बड़े भाई दोनों को अंडमान की सेलुलर जेल में लेके गए और आखिरकार 1997 में उन्हें जेल से रिहा किया गया और इस प्रकार वीर क्रांतिकारी ने 27 वर्ष का जीवन जेल में गुजारा। नासिक षड्यंत्र केस में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, सजाएं दी गई थी, उनका मनोबल गिराने की कोशिश की गई थी। गणेश सावरकर को देश निर्वासन का दंड दिया और इसमें भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता करजन वायली का हाथ माना जाता था और उसे दंडित करने के लिए प्रमुख क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में वायली को गोली से उड़ा दिया गया। धिंगरा को गिरफ्तार कर 16 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई। अपने मुकदमे के दौरान अदालत में बयान देते हुए धिंगरा ने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने एक अंग्रेज का खून बहाने
की कोशिश की थी। देशभक्त भारतीय नौजवानों को दी जाने वाली अमानुषिक फांसियों और निर्वासन का थोड़ा सा बदला लेने के लिए मैंने ऐसा किया था और निर्भीक जवाब दिया। उन्हें मृत्यु से कोई भय है वो नहीं था। इसी तरह पंजाब में भी औपनिवेशिक अधिनियम के खिलाफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए गए और येन केन प्रकार अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास है वो किया गया था। धन्यवाद।